अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। ले जी, व्लॉग का आगाज़ हो गया है और सहरी का टाइम है। दही जमाया था मैंने और ये बहुत अच्छा सा जो है ना दही बन गया था। और ये व्लॉग है जी मेरा 1 अप्रैल 11 रमज़ानुल मुबारक और दिन है सैटरडे। तो ये हस्बे मामूल सहरी जो जिस तरह से बनती है, पराठा भी बन रहा था, बेसन वाली रोटी भी बन रही थी, खुश्क सादा रोटी भी बन रही थी और ब्रेड भी स्लाइस हो रही थी, मतलब टोस्ट कर रही थी। तो ये बस इस तरह से जो है ना मिक्स जो सहरी थी वो बन रही थी। किसी ने पराठा लेना था, किसी ने ब्रेड लेनी थी और साथ साथ चाय भी थोड़ी सी बन रही थी। चाय मैं पीती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए चाय जो था ना 1 कप वो बनने के लिए रखा हुआ है। तो बस इस तरह से मिला जुला के जो है ना वो सहरी हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम, बहुत ही मतलब सहरी करने में इकट्ठे बैठ के बड़ा मज़ा आता है। टाइम भी कम होता है और जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे होते हैं। तो ख़ैर फिर ये टाइम है जी अब कोई 11:30 का और मैं सालार की बुक्स चेक कर रही थी, आई हुई थी। इसकी बुक्स आती हैं फ्राइडे को, और जो इसको थोड़ा बहुत होमवर्क मिला होता है ना, तो वो फिर मैं देख रही थी कि, और पीछे से भी इसकी बुक्स को चेक कर रही थी कि क्या इसका सारा वर्क पीछे से कंप्लीट है। तो बस ये मैं देख रही थी और अब मैंने सालार को पढ़ाना था। और ये भी एक बहुत मुश्किल जो होता है ना वो मरहला होता है कि सालार को पढ़ाना होता है। काम तो थोड़ा सा ही होता है, लेकिन फिर भी मतलब वो उसकी जो सालार की कंसंट्रेशन को जो फोकस करवाना होता है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। औरल काम करने में ये बहुत थोड़ा मतलब जल्दी कर लेता है, लेकिन रिटन काम करना हो या कलरिंग करनी हो तो वो इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। कलरिंग में इसका ना इतना कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। ये देख भी सकते हैं आप पिक्चर्स में कि ये कलरिंग में इतना कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसको मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्या बात है। अलबत्ता जो जॉइन अप वगैरह करना होता है ना, सर्कल्स या शेप्स को या लाइंस को, या इवन के राइटिंग में भी कोई जॉइन करके लिखना होता है डॉट्स को, तो वो ये बड़े शौक़ से कर लेता है। लेकिन कलरिंग में इसका इंटरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा। तो बस ये तो बस इस तरह से फिर सालार की पढ़ाई वगैरह मैंने करवाई। तो ये मेरा जो था ना, मुझे बहुत मैं रिलैक्स सा फ़ील करने लगी कि चलें शुक्र है इसका काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये कोई टेंशन नहीं थी कि जी अभी सालार का काम करवाना है, तो वरना फिर वो लटकता रहता है। तो बस अब फिर ये मैं बना रही थी जी भल्ले, जो मैंने शाम को आज दही भल्ले बनाने हैं ना अफ्तारी के लिए, तो ये मैं वो फ्राई करके रख रही थी। तो मैं ये करती क्या हूँ कि ज़्यादा सारे बना के ना एक ही दफ़ा, तो फिर इनको रख लेती हूँ। कुछ मतलब जितने भी इस्तेमाल करने हों वो कर लेती हूँ और बाकी जो होते हैं ना वो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये शान का जो दही बड़ा मिक्स होता है ना, ये मैं उससे बनाती हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं ये, बहुत ही इनका टेस्ट भी क्रिस्पी होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो खैर अब ये था शाम का टाइम था 4 बजे का, और आज मैंने बनाने हैं जी कोफ्ते। तो वो ये उनकी तैयारी हो रही थी। उसके लिए मैंने क्या किया है कि कीमा लिया है, और कीमा लेके उसको मैंने चॉपर में डाला है। बीफ का कीमा लिया है, उसको चॉपर में डाला है, और उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, प्याज, सब्ज़ मिर्च और बेसन, अंडा, ये सब चीज़ें डाल के तो मैंने ना इसको अच्छी तरह से ना चॉपर में घुमा लिया है कीमे को। तो कीमा क्योंकि थोड़ा सा ना मोटा था, इसलिए इसको आज मैं ना इसको चॉपर में कर रही हूँ। और अदरक मैंने डाला था, प्याज और सब्ज़ मिर्च डाली थी, ये चीज़ें सब डाल के तो इसको चॉपर में मैंने ना खूब अच्छी तरह से इसको ना चॉपर को चलाया था। तो ये देखें अब जो था ना कीमा इस फॉर्म में आ गया था, और इसमें मैंने खशखाश भी डाली है। तो जब ये कीमे में सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी, चॉप हो गई थी सही तरह से, तो बस फिर मैंने इसको निकाला है चॉपर में से, और अब इसमें मैंने डाला है सब्ज़ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा जो है ना वो मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया जो कुटा हुआ होता है ना वो। और बस इसको अच्छी तरह से ना अब इसको गूँध लेना है। और इसको गूँधा मैंने ऐसे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं इसको गूँधती रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बेसन डालने की वजह से थोड़ा सा खुश्क सा हो गया था। तो वैसे भी अगर यूँ पानी डाल के गूँधे ना इसको जो कीमा होता है कोफ्ते बनाने के लिए, तो ये इससे जो फिर जब कोफ्ते बनते हैं ना तो बहुत ही बड़े सॉफ्ट से कोफ्ते बनते हैं।
तो ये भी एक जो होती है ना, ये एक आप कह लें कि एक ट्रिक है कोफ्ते बनाने की। जब आप कीमे को इस तरह से गूंदना हो आपने कोफ्ते बनाने के लिए, तो बस इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, तो आप इसको गूंदते जाएं। फिर ये कीमा आपको लगेगा कि ये सॉफ़्ट हो गया, और जब ये फ्राई करते हैं तो बड़े सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं। इवन कि आप अगर आप दम में भी मसाले में दम में भी कीमे वो पका रहे हैं ना कोफ्तों को, तब भी ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो बस इस तरह से फिर हाथों को पानी लगा के तो आपने इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। मतलब अपने हिसाब से मीडियम साइज़ की बना लें या थोड़ी बड़ी बना लें, वो आपने अपने फैमिली के हिसाब से बनाना है। तो बस अब फिर ये मैं बना रही थी जी, कोफ्ते मेरे तैयार हो गए थे, और अब ये मैं साथ बना रही थी इनका मसाला यानी ग्रेवी। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच जो हैं वो बड़े जो होते हैं वो घी के मैंने डाले हैं पैन में। तो बस अब ये घी थोड़ा सा जब हीट पकड़ लेगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो फिर इसमें डालूँगी मैं प्याज। तो कोफ्तों की रेसिपी वैसे मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में शेयर की हुई है, तो आज दोबारा से आपको ये दिखा रही हूँ कि ये कैसे बनाती हूँ मैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं इस तरीके से बनाने से। बाकी बात ये है कि हर किसी का अपना तरीक़ाकार भी होता है। तो कुछ लोग दम में रख के बनाते हैं, कुछ लोग फ्राई करके बना लेते हैं। तो खैर अब आप भी एक दफ़ा मेरे कहने पे ये ट्राई करके देखिएगा रेसिपी, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे बनते हैं इस तरीके से। तो बस ये ऑयल हो गया था, घी गरम हो गया था, तो मैंने ये एक स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको मैंने यूँ स्लाइस में काट लिया। तो इसको ना फिर करना ये है कि इसको प्याज को ब्राउन करना है, और ब्राउन करने के लिए ये होता है कि प्याज को ना मुसलसल हिलाते रहना है आपने, इसको छोड़ना नहीं है। मतलब हिलाते रहें ताकि इवन जो होता है ना वो प्याज एक जैसा ब्राउन हो जाए। तो बस ये प्याज हो गया था ब्राउन, और जब ये ब्राउन हुआ है तो मैंने बस फिर इसको निकाल लिया है घी में से। तो बाकी प्रोसीजर अब आप फिर देखते जाएंगे कि क्या क्या इसमें होगा। तो ये देखें, अब ये मैंने इसको निकाल लिया है, और अब इसी वाले घी में ना मैं ये कोफ्ते जो हैं ये फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो कोफ्ते फ्राई करके बनाती हूँ। तो वैसे मेरी अम्मी जब बनाया करती थी, अम्मी बनाती थी, अम्मी यूँ बस कोफ्ते बना के तो ग्रेवी बना के उसमें कोफ्तों को दम पे लगा देती थी, ग्रेवी में डाल के तो फिर उसको दम पे लगा देती थी। तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से फ्राई करने से भी अच्छे बनते हैं। तो अब मेरी फैमिली में चूँकि इस तरह से पसंद किए जाते हैं, फ्राई करके बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर फ्राई करके बनाती हूँ। तो बस अब ये कोफ्ते मैंने घी में डाले थे और थोड़ी देर इनको छोड़ दिया था। फ़ौरन से आपने इनको नहीं हिलाना है, वरना फिर ये टूट जाएंगे। तो बस इनको मतलब आप घी में जब छोड़ेंगे ऑयल में या घी में, तो बस इनको कुछ देर आपने ना हिलाना नहीं है। तो बस फिर जब ये नीचे से हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन होंगे ना, तो ये ख़ुद ब खुद जो है ना ये नीचे से पैन के जो पैंदा होता है ना उसको छोड़ देंगे, मतलब ख़ुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएंगे। तो बस इस तरह से फिर इनको आपने हल्का सा जो है ना वो गोल्डन सा ब्राउन सा कलर दे लेना है। इससे ये होता है कि इनकी जो कीमा जो होता है ना, इसकी जो एक स्मेल होती है वो नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इसको आपने इसमें बेसन डाला होता है, अंडा डाला होता है, तो जब आप फ्राई करते हैं ना तो उसमें ये होता है कि इसके जो जूसेस होते हैं ना वो इस तरह से ये चीज़ें बेसन जो होता है वो लॉक कर देता है इसके जूसेस को। तो इस तरह से भी आप ज़रूर जो है ना वो एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। तो बस ये जब इस तरह से ब्राउन हो गए हैं तो फिर मैंने इनको ना निकालना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा भी ब्राउन मत कीजिएगा, और बस ये कि मतलब ठीक तरह से लगें कि ये ब्राउन हो गए हैं, तो बस इन्हें निकाल दीजिएगा। बाकी जो है वो इन्होंने जब हम ग्रेवी में डाल लेंगे तो तब फिर ये बाकी फुली जो है वो उसी में कुक होंगी ग्रेवी में डालने से। तो कीमों का कोफ्तों का जो काम होता है ना वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है, और थोड़ा बनाने में ज़रा टाइम लग जाता है। मैं कभी कभार वैसे बना के फ्रीज़ भी कर लेती हूँ और फिर निकाल के और फिर बना लेती हूँ, इस तरह से ज़्यादा इजी होता है। तो अब ये मैं इसकी बनाने लगी हूँ ग्रेवी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि लहसुन और अदरक को मैंने चॉप कर लिया, यानी कूंडी में ही कूट लिया अच्छी तरह से।
और इसमें अब मैंने जब वो थोड़ा सा मतलब उनको सौते कर लेना है लहसुन और अदरक को, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी टोमेटो प्यूरी। ये भी मैंने बना के रखी हुई है फ्रिज में। और ये मैं इसमें मैंने अब जब ये लहसुन और अदरक अच्छी तरह से वो सौते हो गया तो फिर मैंने इसमें ये टोमेटो पेस्ट डाल के तो अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। तो टोमेटो पेस्ट या प्यूरी बनाने का भी मैंने आपको बताया था अपने एक व्लॉग में कि आपने वो कैसे बना के उसको फ्रीज़ करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा मतलब फ्रिज में रखा हुआ है और कुछ मैंने ना इसको क्यूब्स फॉर्म में फ्रीज़ भी किया हुआ है। तो ये इस तरह से टोमेटो पेस्ट को बना के रखने से भी बहुत सहूलत होती है। हंडिया का मसाला जो होता है ना, ग्रेवी, वो बहुत जल्दी से बन जाती है। वैसे अगर आपने टमाटर किस शोरबे में किसी में डालने हैं ना तो फिर आपको टमाटर गलने में भी थोड़ा टाइम लेते हैं और उनका जो छिलका है ऊपर से उतारना होता है, तो वो भी थोड़ा सा ना, अगर आप उसको काफ़ी टाइम लगता है ऊपर से उतरने में। तो अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे, प्यूरी फॉर्म में टमाटर को यूज़ करेंगे तो आपकी जो हंडिया की ग्रेवी होगी, जो मसाला होगा ना, वो बहुत अच्छा बनता है। तो बस इस तरह से फिर मैंने ना इन टमाटरों की अच्छी तरह से जो है वो भुनाई की। इनका जो एक कच्चापन का टेस्ट और स्मेल होती है ना, वो आपने ख़त्म करना है अच्छी तरह से इनकी भुनाई करने के बाद। तो ये देखिए अब ये इनका फिर आहिस्ता आहिस्ता से कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है और जब इनकी भुनाई हो जाती है तो ये ऑयल को छोड़ना शुरू कर देते हैं टमाटर। तो बस जी इस तरह से जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो मैंने किए हैं। ये तो मेरे इन फ्रंट ऑफ कैमरा काम है जो मैं कुकिंग कर रही हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे काम थे, बच्चों की कबर्ड्स वगैरह ठीक होने वाली थी, वो की मैंने। और बस ये है कि कुछ कपड़े दोबारा से सर्दियों वाले निकल आए थे क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हुआ है। तो वो अब मैं सोच रही थी कि अब इनको इधर नीचे ही कबर्ड्स में पड़े रहें या अभी दोबारा से समेट दूँ। तो वो भी फिर मैंने फाइनली मैंने रख ही दिए। मैंने कहा अब इतनी सर्दी नहीं आएगी कि ये इन कपड़ों की ज़रूरत पड़े। तो बस इस तरह से ही सब सारा दिन जो होते हैं ना वो कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। और आज माशाल्लाह से है जी 11th रमज़ान, 11वां रोज़ा है और बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता रोज़ा रख के कि रोज़ा रखा हुआ है। कोई भूख और प्यास किसी भी किस्म की महसूस नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यूँ मतलब दिन जो है ना वो बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत जल्दी दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। या फिर ये होता है, मुझे तो यूँ लगता है कि शायद मेरी मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है, काम शाम ज़्यादा होते हैं, इसलिए बिल्कुल भी मुझे जो है ना वो पता नहीं चलता। ऐसे भाग दौड़ माशाल्लाह से सारा दिन लगी रहती है, तो इस वजह से मुझे तो बिल्कुल भी जो है ना वो टाइम गुज़रने का एहसास ही नहीं होता है। तो ख़ैर अब ये आते हैं रेसिपी की तरफ। और ये मैंने इसमें ना दोबारा से 2-3 क्यूब्स टोमेटो पेस्ट के मैंने और डाले थे क्योंकि मुझे थोड़ा ना कम लग रहा था। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए इसमें डाले हैं। तो बस ये इस तरह से जब इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी ना टमाटरों के पेस्ट की, तो फिर बाकी मैं इसमें जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो आज मैंने इफ्तारी के लिए कुछ ख़ास नहीं बनाया है, कोई भी ज़्यादा अहतमाम नहीं किया है क्योंकि बस ये कोफ्तों का काम भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था और इसके अलावा भी और दूसरे बहुत सारे काम थे जो मैंने आज किए। तो मैंने कहा चलें बस आज फिर ना खजूर से रोज़ा इफ्तार करने के बाद बस फिर खाना खा लिया जाएगा। तो इस तरह से भी कभी कभार हम लोग कर लेते हैं। मतलब जिस दिन इफ्तारी में ज़्यादा कुछ बनाने को दिल नहीं चाह रहा हो तो बस फिर खजूर से रोज़ा इफ्तार करने के बाद बस फिर खाना खा लिया जाता है, तो ये भी ठीक है। बस इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि आप ज़रा थोड़ा सा जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं उनसे अवॉइड हो जाता है और खाना जो होता है वो प्रॉपर आप खाना जब खा लेते हैं तो बस फिर आपका जो है ना वो पेट भी भर जाता है। वरना दूसरी चीज़ों का इफ्तारी का ये होता है कि जब आप फ्राई चीज़ें खाते हैं, जैसे पकोड़े बन गए, रोल समोसे हो गए इफ्तारी में, या चाट वगैरह हो गई, तो वो आप वक्ती तौर पे आपका पेट भर देती हैं, लेकिन रात को लेट नाइट जाके ना आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो खाना खाने के बाद ना ऐसा नहीं होता, मैं तो ऐसा ही फ़ील करती हूँ। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं, रमज़ान में अपनी रूटीन को कैसे सेट करते हैं। तो बस ये इस तरह से सब काम सब चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं।
तो ख़ैर अब ये देखें, अब इस तरह से ये इसका जो है ना वो मसाला तैयार हो रहा है। अब इसमें मैंने डाली है सुरख मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा साथ डाला है पानी, और इसमें हल्दी डाली है। और पानी डाल के इसको थोड़ा सा हिलाना है ताकि जो है ना वो पानी मसाला जो है वो जले ना। तो ये देखिए अब इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसकी वजह ये है कि इसमें जब आप टोमेटो पेस्ट डालते हैं ना सालन में ग्रेवी बनाने के लिए, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी भी बड़ी इवन सी स्मूथ सी बनती है। तो मैं तो अब ज़्यादातर जो है ना वो अपने खानों में टोमेटो पेस्ट ही यूज़ करती हूँ। और अब ये मैंने इसमें डाला है जी, ये जो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाला हुआ था वो मैंने दही में डाल के उसको प्याज को पहले अच्छी तरह से मैंने ना पीस लिया है। उसको भी प्याज को भी मैंने कूंडी में ही पीसा था, और उसको पीसने के बाद फिर मैंने हाफ़ जो प्याली थी ना, छोटी प्याली होती है वो मैंने दही की ली है, उसमें फिर मैंने उस प्याज को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। तो फिर ये मैंने इसमें ऐड कर दिया इस वाली ग्रेवी में। इसको ऐड करने के बाद इसको फिर अच्छी तरह से आपने पका लेना है, इसको भून लेना है, क्योंकि दही और प्याज आपने एंड में डाला है। तो इसको फिर एक दफ़ा से इसकी 4-5 मिनट आप अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो बस फिर इसमें डाल देने हैं आपने कोफ्ते। और कोफ्ते डाल के फिर मैंने 2-4 मिनट इनको ज़रा मसाले के साथ इनकी कोफ्तों की भुनाई कर ली थी, और फिर बस मैंने इसमें डाल दिया था जी पानी। एंड में पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल लें। अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी पसंद है तो पानी कम डालें, अगर थोड़ा शोरबा फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा डाल लें। तो मैंने इसमें डाले थे जी 2 मग पानी के। तो बस ये थोड़ा सा जब पकेगा तो ख़ुद ब खुद थोड़ा सा इसका जो शोरबा होगा ना वो नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो ये है जी सालन की फ़ाइनल लुक। इसमें आप अंडे भी बॉयल करके डाल सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने खैर इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं डाला था। तो बस ये फिर सालन तैयार हो गया था। और बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। और ये लेट नाइट हमारी जो क्रेविंग हो रही होती है मीठे की और स्नैक्स की, तो ये वो सीन चल रहा था। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।